मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कौशाम्बी में पत्रकार सड़क पर हैं, 2 दिन से धरने पर बैठे हैं। जो दूसरों के लिए आवाज उठाते हैं, आज खुद अपनी आवाज उठा रहे हैं। एक तरफ भाजपा नेता राकेश दिवाकर के साथ कथित जानलेवा हमला, वीडियो में उनके शरीर पर चोटें साफ दिखाई देती हैं। अगर हमला हुआ है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर कोई समझौता नहीं। लेकिन उसी मामले में एक पत्रकार को नामजद किया जाता है। भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराएं लगती हैं, SC/ST एक्ट जुड़ता है, गिरफ्तारी होती है और जेल भेज दिया जाता है। यहीं से सवाल शुरू होता है, क्या गिरफ्तारी पूरी जांच के बाद हुई? क्या मोबाइल लोकेशन देखी गई? क्या CCTV फुटेज खंगाले गए, या पहले जेल भेजा गया और जांच बाद में शुरू हुई? एक बड़ा सवाल, क्या सत्ता के दबाव में किसी पत्रकार को जल्दबाजी में जेल भेज दिया गया, या कार्रवाई पूरी तरह साक्ष्यों और कानून के आधार पर हुई? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं होगा। DGP कहते हैं बिना पुख्ता जांच गिरफ्तारी नहीं होगी। तो कौशाम्बी में जो हुआ, क्या वह इन्हीं बातों के अनुरूप है? हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन सवाल जरूर पूछ रहे हैं। अगर पत्रकार दोषी है, सजा हो, लेकिन अगर निर्दोष है तो जेल क्यों? आखिर पूरा मामला क्या है? आइए अब इसे क्रमवार समझते हैं। 10 फरवरी 2026 की शाम स्थान संदीपन घाट थाना क्षेत्र के चिकवन के पूर्वा गांव, जनपद कौशाम्बी। तहरीर के अनुसार भाजपा नेता राकेश दिवाकर अपने क्षेत्र में थे। आरोप है कि कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। पहले कहा सुनी हुई, फिर मामला बढ़ा और मारपीट शुरू हो गई। तहरीर में कहा गया कि लाठी डंडों से हमला किया गया और जान से मारने की नीयत से प्रहार किए गए। मारपीट की घटना के बाद जो वीडियो सामने आए, उसमें उनके शरीर में गंभीर चोटें दिखाई देती हैं। यह सामान्य धक्का मुक्की जैसा दृश्य नहीं लगता। इसलिए यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि अगर हमला हुआ है, अगर जानलेवा हमला हुआ है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून किसी के लिए नरम नहीं होना चाहिए। घटना के अगले दिन 11 फरवरी 2026 को संदीपन घाट थाने में FIR संख्या 0035 दर्ज होती है। यह मुकदमा राकेश दिवाकर की पत्नी की तहरीर पर दर्ज किया गया। मुकदमा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दर्ज हुआ और सामान्य धाराओं में नहीं, बल्कि गंभीर धाराओं में। FIR में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 191/2, 191/3, 352, 351/2, 109/1, 324/4, 303/2 और 127/2 जोड़ी गई। इन धाराओं का सीधा अर्थ है, पुलिस ने इस घटना को संगठित हिंसा, गंभीर चोट और आपराधिक मंशा के रूप में देखा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3/2B और 3/A-D भी जोड़ी गई। इन धाराओं का लगना मामले को और संवेदनशील और कठोर बना देता है। यह गैर जमानती प्रावधान है जिनमें गिरफ्तारी और न्यायिक प्रक्रिया का स्वरूप बदल जाता है। FIR में कई लोगों को नामजद किया गया। उसी सूची में पत्रकार इश्तियाक अहमद का भी नाम शामिल किया गया और यहीं से यह मामला सिर्फ मारपीट का नहीं रह गया। यह मीडिया, राजनीति और कानून के बीच संतुलन का मामला बन गया। गंभीर धाराओं के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। इश्तियाक अहमद को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। यहाँ 2 बातें एक साथ रखनी जरूरी है। पहली, अगर पत्रकार दोषी है तो उसे किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए। पत्रकार होना कोई ढाल नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन दूसरी बात, क्या गिरफ्तारी से पहले हर पहलू की जांच की गई? यहीं से विवाद शुरू होता है। पत्रकारों का दावा है कि घटना के समय इश्तियाक अहमद संदीपन घाट क्षेत्र में नहीं थे। उनका कहना है कि वह मूरतगंज में पत्रकार नसीम के यहाँ एक कार्यक्रम में मौजूद थे। दावा किया जा रहा है कि उस कार्यक्रम में कई लोग थे।
तस्वीरें भी मौजूद हैं। अगर यह दावा है तो स्वाभाविक सवाल उठता है, क्या पुलिस ने इस एंगल की जांच की? क्या कार्यक्रम स्थल पर जाकर लोगों के बयान लिए गए? क्या तस्वीरों के समय का मिलान किया गया? क्या दोनों स्थानों की दूरी और समय का विश्लेषण किया गया? आज 2026 है, तकनीक उपलब्ध है, मोबाइल की लोकेशन निकाली जा सकती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पेट्रोल पंप, दुकानों के कैमरे सब मौजूद हैं। तो क्या इन सभी तकनीकी साक्ष्यों को परखा गया? क्या गिरफ्तारी से पहले डिजिटल पुष्टि की गई या गिरफ्तारी पहले हुई और तकनीकी जांच बाद में? गिरफ्तारी के बाद कौशाम्बी के पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया धरने पर बैठ गए। लगातार 2 दिन से धरना जारी है। उनकी मांग साफ है, निष्पक्ष जांच हो, गिरफ्तारी की समीक्षा हो और प्रक्रिया पारदर्शी हो। लेकिन पत्रकारों का कहना है कि प्रशासन की ओर से अब तक ठोस संवाद नहीं हुआ। अगर संवाद नहीं होगा तो अविश्वास बढ़ेगा। अब सवाल सीधे कौशाम्बी के एसपी राजेश कुमार से है। क्या गिरफ्तारी पूरी तकनीकी और परिस्थिति जन्य जांच के बाद हुई है? क्या डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए हैं? क्या नोटिस देकर पूछताछ संभव नहीं थी? क्या जेल भेजना ही एकमात्र विकल्प था? और अब सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से भी है। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भाजपा सत्ता में है। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। डीजीपी कहते हैं बिना पुख्ता जांच गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तो क्या कौशाम्बी में वही सिद्धांत लागू हुआ? क्या यह कार्रवाई पूरी तरह से साक्ष्यों के आधार पर थी या राजनीतिक संवेदनशीलता ने प्रक्रिया की गति तय की? हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन प्रक्रिया पर सवाल उठाना लोकतंत्र में गलत नहीं है। और अब एक बात पत्रकार समाज से, हम एक दूसरे को पसंद करें या ना करें, प्रतिस्पर्धा हो या मतभेद हो, यह स्वाभाविक है। लेकिन जब पैसे पर चोट हो तो क्या हम बटे रह सकते हैं? आज इश्तियाक है, कल कोई और होगा, परसों शायद हम में से कोई भी। अगर हम एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, अगर बिखरेंगे तो कमजोर पड़ेंगे। पत्रकार का धर्म सिर्फ खबर दिखाना नहीं, निष्पक्ष प्रक्रिया और न्याय के साथ खड़ा होना भी है। अब पूरा मामला आपके सामने है। घटना, धाराएं, गिरफ्तारी, दावा, धरना, सवाल, सब। अब फैसला व्यवस्था को करना है और जवाब भी व्यवस्था को ही देना है। हमने पत्रकारों से सवाल इसलिए किया क्योंकि इस मामले में हमने देखा कि जब धरने पर बैठने की बात आई तो कौशाम्बी के केवल 50 पत्रकार या ज्यादा से ज्यादा 100 पत्रकार ही धरने पर बैठे, जबकि कौशाम्बी में 500 से ज्यादा पत्रकार हैं। तो सवाल उठता है कि 500 क्यों नहीं, 150 क्यों? यदि 500 पत्रकार एक साथ बैठे होते तो शायद ही आज मामला दूसरा होता, अधिकारी भी सुनते और न्याय भी मिलता।